हेलो लर्नर्स, आइलैंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खासतौर से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हमने चैनल शुरू किया है। विभिन्न विषयों से जुड़े हुए जो क्वालिटी कंटेंट्स है वो इस पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। पहले जो हम शुरू करने जा रहे हैं वह है संविधान का चैप्टर। इस चैप्टर में आप जान पाएंगे संविधान के हर बारीक पहलुओं को, संविधान के जो मूल संविधान कैसा रहा है, किस तरीके से न्यायिक प्रभाव उसके ऊपर पड़े हैं, किस तरीके से राजनीतिक घटनाओं के प्रभाव उस पर पड़े हैं, उस तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। हर बारीक पहलू को जानेंगे, सारे अनुच्छेद अनुसूचियाँ वगैरह जो भी इसके अंतर्गत आते हैं, और किस तरीके से ये हमारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर हमें हेल्प कर पाएगा उस तरीके से भी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस का हिस्सा होता है संविधान। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान, लेट्स नो और कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के चैप्टर में हम शुरू करेंगे सबसे पहले संविधान के लिए प्रस्तावना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान के लिए प्रस्तावना क्या है, द प्रेम्बल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। आप सबने देखी होगी भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उम्मीद है सबने पढ़ी भी होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ फास्ट फैक्ट्स। फास्ट फैक्ट्स क्या है, जब संविधान सभा बनी और जब उसने कार्यवाही शुरू की तो सबसे पहले ही जो कार्यवाही हुई वो हुई उद्देश्य प्रस्ताव पर। उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और इसे संविधान सभा ने स्वीकार भी किया था। तो यही जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसका आधार बने। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना निकल कर आती है वो आती है उद्देश्य प्रस्ताव से। दूसरा फैक्ट ये है कि इसमें आज तक एक ही संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसके तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। किसी भी चीज को बताने के लिए उसका एक परिचय पत्र होना आवश्यक होता है, और इसलिए जो हमारा संविधान है उसका परिचय पत्र हम कहते हैं प्रस्तावना को। प्रस्तावना से 2 चीजों का पता चलता है, वह है एक तो भारत की जो प्रकृति है वह कैसी होगी और हमारे संविधान के उद्देश्य कैसे होंगे। भारत की प्रकृति के बारे में जो बताते हैं वो शब्द आएंगे प्रस्तावना में, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक शासन व्यवस्था। आज के इस वीडियो में हम इनको जानेंगे, भारत की प्रकृति वाले शब्दों को, और इससे अगले वीडियो में हम जानेंगे जो संविधान के जो उद्देश्य हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व, इनको जानने का प्रयास करेंगे। एक जो फास्ट फैक्ट है वो है कि इसमें जो संविधान लागू होने की तिथि है वह 26 नवंबर 1949 है, और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सब आप जानते भी हैं। तो ये थे कुछ जरूरी तथ्य जो कि प्रस्तावना के बारे में जुड़े हैं, हमें जानना जरूरी था। अब हम शुरू करेंगे प्रस्तावना। यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आप सबने पढ़ा होगा इसे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, यह है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप सबने पढ़ी होगी, लेकिन हम इसको किस तरीके से ये हमारे लिए हेल्प करेगा, किस तरीके से एग्जाम्स के अंदर हेल्प करेगा, उस एंगल से अगर हम देखें तो इसमें से कुछ शब्द हैं उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारा खेल है वह शब्दों का खेल है। क्योंकि प्रस्तावना शॉर्ट में है और हमारे संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, और भारत की प्रकृति और जो संविधान के उद्देश्य हैं उनको ये बताती है। तो उनको हम इसमें से निकालेंगे और उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए क्या क्या जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है इसमें से निकल के आते हैं। ये इन शब्दों के बारे में हम जानेंगे। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय के बारे में जानेंगे, स्वतंत्रता, समता के बारे में हम जानेंगे। तो इनसे हम जो है आइडिया लगा पाएंगे भारत की प्रकृति का और भारतीय संविधान के उद्देश्यों का। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शब्द आता है वह है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से हमें क्या पता चलता है? हम भारत के लोग से हमें पता चलता है हमारे संविधान की शक्ति को, क्योंकि संविधान तो बना दिया, लेकिन सवाल ये भी तो उठता है कि आपके पास ये ताकत कहाँ से आई? आपने ऐसे कैसे संविधान बना के लागू कर दिया भारत पर? तो ये जो ताकत है वह आई है हम भारत के लोग से। इसके अंदर साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? देखिए, भारत के लोगों ने जो है संविधान बनाया, और संविधान सभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा ये संविधान बना है।
और जो भी निर्वाचित सदस्य या जो भी मनोनीत सदस्य थे उन सब ने मिलकर संविधान सभा बनाई और संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बना वही हमारी ताकत का आधार है। तो हमारी ताकत का आधार कौन हुए? हम भारत के लोग। यह है संविधान की शक्ति। देखिए, उन्होंने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। इससे स्पष्ट होता है कि भारत की शक्ति भारत के लोगों में ही निहित है। अल्टीमेटली जो संविधान की जो शक्ति है वह भारत के लोगों के अंदर है। ये कॉन्सेप्ट हमें इस सब से पता चलता है। अब हम जान रहे हैं भारत की प्रकृति जो है वह संविधान की प्रस्तावना के अनुसार कैसी होगी। सबसे पहले हम जानेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द आता है इसका मतलब निकल के आता है संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? देखिए, संप्रभुता से क्या कुछ बदलता है। संप्रभुता का मतलब हो गया अब भारत जो है वह किसी देश के अधीन नहीं, किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा और ना ही किसी देश का उपनिवेश है। कोई देश व्यापारिक गतिविधियों के लिए भारत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पूर्णतया आजाद है भारत। और क्या होता है, भारत के जो आंतरिक मामले हैं चाहे से बाहरी मामले हैं उनको हल करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। कोई भी बाहरी देश हमारे आंतरिक मामले हो, चाहे से बाहरी सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हो, चाहे से बाहरी जो व्यापारिक मामले हैं उनके मामले में कोई भी दूसरा देश अब हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह संप्रभुता से निकल कर आता है। संप्रभु देश क्या कर सकते हैं कि दावा रहित जो कुछ क्षेत्र होते हैं जिनके ऊपर किसी भी देश ने अभी दावा नहीं किया है तो उनके ऊपर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो संप्रभुता से हमें एक और जो ताकत मिलती है वह है दावा रहित क्षेत्रों पर दावा करने की ताकत मिल जाती है। भारत जो है अब किसी भी विदेशी क्षेत्र को अपने क्षेत्र के अंदर शामिल कर सकता है, चाहे से वह लड़ाई के माध्यम से हो सकता है, चाहे से वह समझौतों के माध्यम से हो सकता है। अपने क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर सकता है और अपने क्षेत्र को किसी विदेशी क्षेत्र को दे भी सकता है। अब देखिए, भारत की जो संप्रभुता है उसके ऊपर एक सवाल जो उठता है वह है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण उठता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो भारत है 1949 में उन्होंने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की तो इससे जो है ब्रिटेन की जो महारानी है उसकी प्रमुखता जो है भारत ने स्वीकार करी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह संप्रभुता को प्रभावित करती हो। बहुत सारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य होते हैं जिसके कारण ऐसा करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह हमारी संप्रभुता को ही प्रभावित कर दे। यह संप्रभुता को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि जो महारानी है वह निश्चित रूप से राष्ट्रमंडल की प्रमुख रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह इन मामलों में जो ये मामले हैं इनके अंतर्गत हमें किसी भी प्रकार से प्रभावित कर पाए। वह हमें उपनिवेश की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती, वह हमारे आंतरिक व बाहरी मामलों के अंदर दखल नहीं दे सकती। यानी कि किसी भी मामले के अंदर ब्रिटेन की जो महारानी है वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो ये केवल एक सिंबॉलिक है, यह संप्रभुता को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करते। देखिए, अगला शब्द आता है समाजवाद। संविधान जब बन रहा था तो एक प्रोफेसर केटी शाह थे, उन्होंने कहा था कि जो समाजवाद शब्द है उसे भारतीय संविधान का हिस्सा बनाना चाहिए। देखिए, समाजवाद को संविधान में जोड़ने पर संविधान निर्माताओं ने इसे संविधान में अंतर्निहित बताया था, लेकिन जो डॉक्टर BR अम्बेडकर उन्होंने कहा कि समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है वह भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतर्निहित है, इसे अलग से जोड़ने की कहीं भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इसकी जरूरत महसूस हुई, तो इसमें समाजवाद जो शब्द है वह प्रस्तावना के अंदर जोड़ दिया गया। अब देखिए, समाजवाद आखिर में है क्या। समाजवाद में जो धन संपदा होती है, जो समाजवादी है वह मानते हैं कि उन पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। चाहे से जो पूंजीपति हैं उनके पास जो पैसा है वह मानते हैं कि इस पर भी जो है समाज का ही नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि यह समाज के लोगों के द्वारा ही उनको मिला है। और ये जो निजी संपदा है, जो ऐसे पूंजीपति है, उनको अगर कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं तो यह उनका विरोध करते हैं। ये समाजवाद का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। समाजवाद के कॉन्सेप्ट को हम बहुत विस्तार से जानेंगे आगे के लेसन्स के अंदर, लेकिन प्रस्तावना के अंदर हम बेसिक तरीके से इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत का समाजवाद ऐसा नहीं है। ये जो समाजवाद आप देख रहे हैं ये है तो है कार्ल मार्क्स का समाजवाद। भारत में जो समाजवाद लागू हुआ है वह कार्ल मार्क्स का समाजवाद और गांधी जी का जो समाजवाद है उसका मिश्रित रूप है, और इसे नया नाम जो दिया गया है वह है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत होता क्या है कि जो पूंजीपति है, ऐसा नहीं है कि उनकी धन संपदा है वो छीन ली जाती है। पूंजीपतियों की धन संपदा उनके पास रहती है, लेकिन संपत्ति के आधार पर कोई विशेषाधिकार किसी को नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि पूंजीपति को वोट डालने का अधिकार है, किसी गरीब को वोट डालने का अधिकार नहीं है, या फिर किसी सरकारी कार्यालय के अंतर्गत जो है पूंजीपति को विशेष तरीके से काम कराया जा सकता है उसका, या फिर जो गरीब व्यक्ति है उसका नहीं कराया जा सकता। ऐसा नहीं है। जो अधिकार हैं
वह सभी को समान रहेंगे, और जो गरीब है उस तबके को लगातार नीचे से ऊपर तक उसके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया जाता है। तो यह लोकतांत्रिक समाजवाद का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। इसके बाद क्या हुआ, जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई, उससे समाजवाद का स्वरूप और भी लचीला हुआ। इस नीति को भी हम जानने का प्रयास करेंगे, जो 1991 के अंतर्गत आई, और इसने भारत की जो दिशा है उसको बहुत हद तक बदल दिया था। तो यह है समाजवाद का कॉन्सेप्ट। मूल रूप से यह कि भारत में जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वह मौजूद है। आइए देखते हैं, अगला आता है पंथ निरपेक्ष। इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है, और भारतीय संविधान के अंतर्गत भी यह अंतर्निहित है पंथ निरपेक्षता, क्योंकि जो अनुच्छेद 25 से 28 है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार शामिल किए गए। जब अनुच्छेद 25 से 28 हम पढ़ेंगे तो पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट हमारा और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल हम देखिए, जो इसका अर्थ है वो थोड़ा सा व्यापक है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये नहीं होता कि सभी धर्मों का जो है विरोध किया जाए, भारत का कोई धर्म नहीं होगा, ऐसा नहीं। निश्चित रूप से भारत का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म जो होगा वो व्यक्तिगत विषय होगा, और जो राज्य है वह सभी धर्मों का सम्मान करेगा और धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा। धार्मिक मामलों में तटस्थ रहने का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि अभी राम मंदिर का जो फैसला आया, तो उसके अंतर्गत क्या किया गया, उसके अंतर्गत जो है भारत सरकार को एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया गया। सीधा ये नहीं कहा गया कि भारत सरकार ही जो मंदिर का निर्माण करे। क्यों? क्योंकि धार्मिक मामले हैं उसमें भारत को तो तटस्थ रहना पड़ता है। राज्य है वह सभी धर्मों का सम्मान करता है, और ये जो विषय है ये व्यक्तिगत विषय है, इसलिए ट्रस्ट के द्वारा उसका निर्माण करवाने का आदेश दिया गया। तो सरकार डायरेक्टली धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। अब देखिए, भारतीय जो संविधान है उसमें धर्म को राज्य का विषय नहीं माना है और व्यक्तिगत विषय माना है। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है, और चाहे तो अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकता है। अगला जो शब्द निकल कर आता है वह है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है? जो सर्वोच्च शक्ति है वो अल्टीमेटली जनता के हाथ में। देखिए, विश्व में दो प्रकार के लोकतंत्र प्रचलित है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो लगभग महत्वपूर्ण फैसले हैं वह जनता ही तय करती है, जिसमें जैसे जनमत संग्रह होता है वह इसका प्रमुख आधार होता है। स्विट्जरलैंड जैसे देशों के अंतर्गत ये पाया जाता है। लेकिन भारत में जो लोकतंत्र है वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र करने का कारण एक ये था कि भारत की जो पॉपुलेशन है वह बहुत ज़्यादा है, और सब तक जो है लोकतंत्र पहुंच पाए, यही जो प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है वही पहुंचा सकती है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में आप बार बार जनमत संग्रह कराए तो यह जो इकोनॉमिकली है वह आपको कमज़ोर कर सकता है, और बार बार जनमत संग्रह कराना जो है एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो इसके कारण ये संभव नहीं हो पाता था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में लागू किया जाए। इसलिए भारतीय संविधान ने जो है प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई, जिसमें हम विधायक चुनते हैं, अपने सांसद चुनते हैं, ग्राम पंचायतों के लिए हम वार्ड पंच चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, जो कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की ओर इशारा किया गया है। यह न्याय के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं, और ये जो है इस प्रकार का लोकतंत्र है उसको हम समझेंगे जो न्याय का कॉन्सेप्ट जब इसमें शुरू होगा उसके अंतर्गत आते हैं, जो संविधान के उद्देश्यों के अंतर्गत यह होता है। तो यह है भारत की जो लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति है वो। अब हम जानेंगे गणतंत्र को। ये जो भारत की जो प्रकृति ही बताती है हमें संविधान की प्रस्तावना, उसका ये अंतिम शब्द है गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है? देखिए, राजशाही व्यवस्था होती है, उसमें जो राज्य का प्रमुख होता है वो राजा होता है। राजतंत्रों में राजा थे, वो राज किया करते थे। गणतंत्र में क्या होता है? जो राज्य का जो प्रमुख होगा वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम समझ ही गए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो हमने अभी जाना था उसी के कॉन्सेप्ट से यह भी निकल कर आता है। ब्रिटेन के अंतर्गत क्या है कि राजशाही व्यवस्था भी है और उसके साथ साथ लोकतंत्र भी स्थापित है। ब्रिटेन के लोग क्या करते हैं? अपने अतीत से बहुत प्यार करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो बदलाव हैं उनको वो लागू करते गए। जैसे लोकतंत्र की उनको ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने लोकतंत्र लागू कर दिया, लेकिन जो संवैधानिक प्रमुख है वह उन्होंने आज भी अपनी महारानी को बनाकर रखा है, और वह जो परिवार है वह लगातार जो संवैधानिक प्रमुख का जो कार्य है वह करता जा रहा है। लेकिन जो अल्टीमेटली जो सत्ता है वो लोकतंत्रात्मक हो चुकी है। लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी जाती है और उसी के आधार पर काम किए जाते हैं।
तो यह ब्रिटेन है जिसके अंतर्गत ये दोनों व्यवस्थाएं हैं, उनका मिश्रित रूप जो लागू है वहाँ पे। और क्या होता है, गणतंत्र में कोई भी नागरिक देश का प्रमुख बन सकता है, इसलिए इसे गणराज्य भी कहते हैं। जैसे कि भारत का जो राष्ट्रपति पद है उस तक कोई भी पहुंच सकता है, तो इसलिए इसे गणराज्य कहेंगे। गणराज्य के कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे राजा होते थे उसके राज्य के नाम से जाना जाता था, जैसे राम राज्य आपने सुना होगा। लेकिन गणराज्य में क्या है, गण का मतलब है कि जनता का ही कोई नुमाइंदा है जो कि वहाँ पर बैठा है, तो इसलिए गणराज्य भी हम इसे कहते हैं। कोई भी नागरिक है वह देश का प्रमुख बन सकता है। इसके अलावा गणतंत्र के कॉन्सेप्ट से क्या निकलता है, गणतंत्र के कॉन्सेप्ट से एक चीज़ और निकलती है, वो है कि जो प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय हैं वे बिना किसी भेदभाव के खुले रहते हैं। इसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते, प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुले रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष परिवार के लिए अलग से जो कार्यालय खुलेगा, सबके लिए समान कार्यालय और एक ही तरीके के कार्यालय जो हैं खुले रहते हैं। तो यह निकल के आता है अल्टीमेटली जो गणतंत्र का कॉन्सेप्ट है वो। मूल रूप से जो गणतंत्र है उसमें से हम यही समझ सकते हैं, गणतंत्र में कोई भी नागरिक देश का प्रमुख बन सकता है और इसे गणराज्य भी कहते हैं। जब हम संविधान को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इस संबंध के अंदर हम और ज़्यादा विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हम समझ पाए हैं आज के इस लेसन के अंदर कि जो भारत की प्रकृति है वह संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार की तय करी और प्रस्तावना के अंतर्गत इससे जुड़े हुए कौन कौन से शब्द शामिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।